ये है वन पीस के 10 बेस्ट कैप्टन एंड फर्स्ट मेट डुओस। वन पीस की दुनिया को डिफाइन करते हैं तीन प्राइमरी फैक्टर्स: द वर्ल्ड गवर्नमेंट, द रेवोल्यूशनरी आर्मीज और ऑफ कोर्स पायरेट्स जो ग्रैंड लैंड पे रोम करते हैं। वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है, पर ज़्यादातर पायरेट क्रूज का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और इसी वजह से एनीमे में कैप्टन और फर्स्ट मेट डुओस फीचर होते हैं। मंकी डी लूफी और उसका फर्स्ट मेट रोरोनोआ ज़ोरो वन पीस के सबसे पहले कैप्टन और फर्स्ट मेट डुओ है जो दिखते हैं। लेकिन वो बस वही नहीं है जो एनीमे के लॉन्ग रनिंग नैरेटिव पर अपनी छाप छोड़ते हैं। असल में वन पीस के बेस्ट कैरेक्टर्स में से काफ़ी या तो कैप्टन है या तो फर्स्ट मेट्स है। मतलब गोल्ड डी रॉजर के ट्रेजर रन में चीयर करने के लिए काफ़ी मेमोरेबल पायरेटिंग पेयर्स है। नंबर 10 पर है क्रोकोडाइल और मिस्टर वन का डुओ। क्रोकोडाइल और मिस्टर वन डिफीट होने के बाद भी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। टेक्निकली क्रोकोडाइल और मिस्टर वन के पायरेट होने का स्टेटस थोड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि बोरोक एजेंसी हो या फिर क्रॉस गिल्ड, दोनों ही स्टैंडर्ड पायरेट डेफिनेशन में फिट नहीं होते। लेकिन क्योंकि ये दोनों पायरेट कैटेगरीज के अंदर ही आते हैं, उनकी मेमोरेबल कैप्टन और फर्स्ट में जैसी रिलेशनशिप को क्रेडिट देना जरूरी बन जाता है। क्रोकोडाइल वो पहला ऐसा वॉलॉर्ड ऑफ द सी है जिसे स्ट्रॉ हार्ट पायरेट्स ग्रैंड लाइन के अंदर एनकाउंटर करते हैं। उसका मंकी डी लूफी और उसके क्रू के साथ का एनकाउंटर एक आर्केटाइप बन जाता है जो प्रोटैगनिस्ट के फ्यूचर बैटल्स के लिए टोन सेट कर देता है। इसमें क्रोकोडाइल और मिस्टर वन का बॉन्ड भी शामिल है, जो बाकी के पायरेट कैप्टन और फर्स्ट मेट के लिए बेंचमार्क सेट कर देता है। नंबर 9 पर है शैंक्स और बेन बेकमैन का डुओ। चाहे वन पीस के 2 डेकेड से ज्यादा क्यों ना हो गए हो, लेकिन एक कैरेक्टर और उसका क्रू अभी भी है जो मिस्ट्रीज में घिरा हुआ है। बाकी एम्परर्स ऑफ द सी के कंपैरिजन में शैंक्स और उसका क्रू ज्यादातर क्वाइट ही रहा है। इस वजह से रेडर पायरेट्स और उसके फर्स्ट मेट बेन बेकमैन के अराउंड एक मिस्ट्री का एलिमेंट बन गया है। बेन बेकमैन के पास वर्चुअली 0 फीट्स है जो डिस्कस किए जा सके, और जबकि शैंक्स ने थोड़ा बहुत तो अपना पोटेंशियल दिखाया है, दोनों अब तक अपने आप को वन पीस के ग्रेटेस्ट कैप्टन फर्स्ट मेट डुओ जस्टिफाई करने के लिए कुछ खास किया नहीं है। लेकिन दोनों का ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि फैंस भी उन्हें देखना चाहते हैं। और क्योंकि लूफी के जर्नी के बिगिनिंग से ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें मेंशन ना करना तो अनफेयर हो जाएगा। नंबर 8 पर है लॉ और बेपो का डुओ। ड्रेस और सागा में ये दिखाता है कि लूफी की तरह ही लॉ की भी लाइफ आसान नहीं रही है। बचपन में लॉ एम्बर ली डिजीज से सफर कर रहा था, जो एक डेथ सेंटेंस होती अगर रोजिनाटे उसे ओपे ओपिनोमी फ्रूट चढ़ाकर खिलाना देता। लेकिन रोजिनाटे के सेक्रीफाइस के बाद लॉ फिर से अकेला हो जाता है, तब तक जब तक उसकी मुलाकात बेपो और हार्ट पायरेट्स के बाकी के मेंबर्स से नहीं होती। जब तक लॉ वन पीस के कोर नैरेटिव में अपीयर होता है, तब तक वो बचपन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वर्म लगता है। और इसकी बड़ी वजह है बेपो के साथ की उसकी फ्रेंडशिप। दोनों ने ग्रैंड लाइन के ज्यादातर एरियाज को ट्रैवर्स किया है साथ में, और जब ब्लैक बेल्ट पायरेट्स ने उन्हें हरा दिया था, तब भी बेपो ने अपने कैप्टन को सेफ रखा था। फ्यूचर में क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि इन दोनों की जोड़ी फ्यूचर में कुछ बड़ा जरूर करेगी। नंबर 7 पर है ब्लैक बियर्ड और जीसस बर्जिस का डुओ। थ्रू आउट वन पीस स्ट्रॉयड पायरेट्स को काफी एनिमी क्रूज मिलते हैं, लेकिन इन सब में से ब्लैक बियर्ड पायरेट से ज्यादा कोई भी क्रू उनका राइवल नहीं है। जाया आर्क की शुरुआत से ब्लैक बियर्ड एक यिन बन गया था जो लूफी के यांग को कॉम्प्लीमेंट करता है, और उसका फर्स्ट मेट जीसस बर्जिस लूफी और जोरो के राइवल के रूप में उभर रहा था। ब्लैकबियर्ड की तरह ही जीसस बर्जिस भी एक अपॉर्चुनिस्टिक एजेंट ऑफ केओस है, जो ग्रैंड लैंड में अपने फायदे के लिए डिस्कॉर्ड क्रिएट करता है। और अगर ये दोनों को साथ में और ज्यादा डेप्थ में दिखाया जाए तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन अब तक के नैरेटिव में ये दोनों शॉर्ट पायरेट्स के लिए एक फॉर्मिडेबल चैलेंज लगते हैं मुझे। नंबर 6 पर है डोफी और ट्रेबल का डुओ। जब स्ट्रॉयड पायरेट्स ड्रेसोसा पहुंचते तब उनका सामना उनके अब तक के सबसे बड़े चैलेंज होता है, डोंकी और डो फ्लैमिंगो। पावरफुल वॉरलॉर्ड ऑफ द सी जो अपने पावर के दम पर ड्रेसोसा पर राज करता है। और चीजें तब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब उसके एसोसिएट्स अलग अलग लेवल पे इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं, इंक्लूडिंग क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड। डो फ्लेमिंगो के काफी क्लोज रिलेशनशिप है अपने ऑफिसर्स के साथ, लेकिन कोई भी बॉन्ड ट्रेवल को जितना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसने ट्रेवल को स्ट्रिंग स्ट्रिंग फ्रूट दिया। यह बात मजेदार जरूर है कि ट्रेवल ने डो फ्लेमिंगो को क्रिमिनल बनाया रादर देन द अदर वे अराउंड। नंबर 5 पर है व्हाइट बियर्ड और मार्को का डुओ। वन पीस के काफी कैप्टन अपने क्रू मेंबर्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं, लेकिन अगर किसी क्रू ने फैमिली वाले फीलिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके गए हो तो वो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स है। अनलाइक बाकी के कैप्टन, व्हाइट बियर्ड अपने क्रू को फैमिली की तरह ट्रीट करता है, और नेचुरली उसका रिलेशनशिप अपने फर्स्ट मेट मार्को के साथ स्पेशल है। व्हाइट बियर्ड और मार्को दोनों अनबैशर्डली पायरेट्स है, लेकिन साथ ही साथ वो बेनेवलेंस भी दिखाते हैं जो पूरे क्रू को अफेक्ट भी करता है। मरीन फोर्ड बैटल के बाद व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को बड़ी डिफीट फेस करनी पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनका इम्पैक्ट ऑन द ग्रैंड लाइन और कैरेक्टर्स लाइक एस कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। नंबर 4 पर है काइडो और किंग का डुओ। वानो आर्क जो वन पीस का लॉन्गेस्ट आर्क है, उसका सेंटर है काइडो, एक मोनोलिथिक थ्रेट। एम्पायर ऑफ द सी के टाइटल के साथ साथ उसका नियर अदरवर्ल्डली स्ट्रेंथ उसको ग्रैंड लाइन के पायरेट्स का काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दिलाता है, लेकिन कोई भी उसको किंग द वाइल्डफायर जितना रिस्पेक्ट नहीं करता। किंग का पास काफी ज्यादा ट्रैजिक रहा है। उसका रेयर लुनारियन डीएनए होने की वजह से वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के एक्सपेरिमेंट्स का सब्जेक्ट बन जाता है। काइडो के जेल ब्रेक के दौरान ही किंग के लिए भी एस्केप का रास्ता खुल जाता है, जिसकी वजह से किंग अपने कैप्टन के लिए पूरा डिवोशन दिखाता है। इन दोनों के बीच की म्यूचुअल रिस्पेक्ट की स्टोरी एक रिफ्रेशिंग एलिमेंट है पूरे स्टोरी में, चाहे वह एंटेगनिस्ट की क्यों ना हो। नंबर 3 पर है बिग मॉम और काटाकोरी का डुओ। सारे के सारे एम्पायर्स ऑफ द सी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज रखते हैं, लेकिन शार्लेट लिनलिन एके बिग मॉम की वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा अलग है।
अपने पावर के बावजूद भी बिग मॉम का चाइल्डिश नेचर कभी कभी उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट डिसीजन ले लेता है, लेकिन लकीली उसका फर्स्ट मेट चार्लोट काटाकुरी से संभाल लेता है। काटाकुरी जो बिग मॉम का बेटा है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को काफी ग्रेसफुली हैंडल करता है। वो ना सिर्फ बिग मॉम के वैट से अपने सिबलिंग्स को बचा लेता है, बल्कि अपने क्रू को भी डिस्ट्रक्शन से बार बार सेव करता है। काटाकुरी और बिग मॉम का ये कॉम्प्लेक्स या सिनिस्टिक रिलेशनशिप है उन्हें टॉप टियर डुओ बना देता है। नंबर 2 पर है गोल्डी रॉजर्स और सिल्वर रेली का डुओ। वन पीस के ग्रैंड लाइन के लिए गोल्डी रॉजर्स का नाम सबसे ज्यादा इनफेमस है। किंग ऑफ पायरेट्स ने अपने प्राइम में ग्रैंड लाइन को कॉन्कर किया था, और ये सब पॉसिबल हुआ उसके ट्रस्टेड फर्स्टमेट सिल्वर रेली की वजह से। गोल्डी रॉजर्स के डेथ के बाद भी उसका बॉन्ड सिल्वर रेली के एक्शन में जीवित है। रेली लूफी और उसके क्रू को रॉजर की लेगेसी के बारे में बताता है, और नए जनरेशन ऑफ पायरेट्स के लिए उसका स्पार्क जिंदा रखता है। अगर रॉजर्स और सिल्वर रेली नहीं होते तो ग्रेट पायरेट एरा कभी शुरू ही नहीं होता। नंबर 1 पर है मंकी डी लूफी और रोरोनोस और जोरो का डुओ। अगर ग्रैंड लाइन पे कोई परफेक्ट कैप्टन और फर्स्ट मेट डुओ की बात करे, तो वो मंकी डी लूफी और रोरोनोस और जोरो के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। ये दोनों वन पीस के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं, और उनका बॉन्ड एनिमे की स्टोरी को शेप करता है। लूफी और जोरो के बीच में जो अनशेकेबल ट्रस्ट और कमिटमेंट है, वही उनका सबसे बड़ा एसेट और स्ट्रेंथ है। चाहे कितनी भी बड़ी एडवर्सिटीज क्यों ना आ जाए, लूफी और जोरो एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम्स है। लूफी के किंग ऑफ पायरेट्स और जोरो के वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने की जर्नी में ये बॉन्ड उनको बहुत ज्यादा आगे लेके जाता है, और इसी वजह से ये वन पीस के सबसे ग्रेटेस्ट डुओ है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया और आप वन पीस के फैन हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और एंगेजिंग कंटेंट बनाने में। कमेंट्स में लिख के बताएं आपका फेवरेट कैप्टन और फर्स्ट में डुओ कौन सा है और क्यों है। मुझे सुनने में मजा आएगा कि आपके लिए वन पीस इतना खास क्यों है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप चेसिंग योर ड्रीम्स जस्ट लाइक लूफी एंड जोरो डज। थैंक यू।